भारतीय ग्रंथ आर्यभट्ट में पृथ्वी का आकार बताया गया है गोलाकार। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति किस दिशा की ओर बताई? पश्चिम से पूर्व दिशा में। दिन रात का निर्माण होता है पृथ्वी के भ्रमण के कारण। किस वैज्ञानिक ने सूर्य एवं चंद्र ग्रह तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में तथ्य प्रस्तुत की? आर्यभट्ट भास्कराचार्य। किस खगोल वैज्ञानिक ने सूर्य और सौरमंडल के मध्य बताया? कोपरनिकस और गैलीलियो ने वैज्ञानिक ने सूर्य और सौरमंडल के मध्य बताया है। 256 ईसा पूर्व किस मनोवैज्ञानिक पृथ्वी की परिधि की गणना बताई? यूनानी विद्वान एरिस्टोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि बताई। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,077। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,077 और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,000। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना? 510 बिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का क्षेत्रफल है 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 29.22%। कितना है पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का महासागर क्षेत्रफल कितना है? 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 77 से 78%। पृथ्वी का आयतन कितना है? 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। और पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 29.2%। पृथ्वी का आयतन कितना है? 416 मिलियन क्यूबिक मीटर। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5,517। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5,517। पृथ्वी का भार कितना है? 6,600 मीटर। पृथ्वी का भार कितना है? पृथ्वी का भार है 6,600 खरब टन। पृथ्वी की गति को कितने भागों में बांटा जा सकता है जिससे दिन और रात बनता है? 2। जर्नी का परिक्रमण। किस कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र से अधिक उभार एवं ध्रुव पर चट्टापन पैदा हुआ? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण कौन सा बल उत्पन्न हुआ? केंद्र अपसारी बल। हवाओं और धाराओं की दिशा में बदलाव किस कारण होता है? केंद्र अपसारी बल के कारण। पृथ्वी की दैनिक गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर 1600 मीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर गति कितनी होती है? 1120 किलोमीटर प्रति घंटा। सर्वाधिक गति भूमध्य रेखा पर 1645 डिग्री पर 1120 किलोमीटर। किस स्थान पर पृथ्वी की घूर्णन गति 0 हो जाती है? ध्रुव पर। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकने के कारण क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपनी कक्षा में कितनी दूरी में परिक्रमण करती है? 965 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी को परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 या 1/4 दिन। 365 या 1/4 दिन। 365 सहित 1/4 दिन। पृथ्वी की परिक्रमण गति प्रति सेकंड कितने किलोमीटर है? 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। जब पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है तो अपसौर, और जो पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर अपसौर। पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी के समय क्या कहलाता है? अपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के पास होते हैं तो अपसौर दूरी होती है 140 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी के पास आने वाले किस नाम जाने तो अपसौर पेरिहेलियन, और उसको जाता है अपहेलियन। पृथ्वी के एक भाग पर दिन और दूसरे भाग पर रात होती है। इन दोनों को अलग करने वाली रेखाओं क्या कहलाती है? प्रद्युमन या प्रकाश वर्त। एक भाग पर प्रकाश और एक भाग पर दिन, एक पर रात, तो प्रदीपन वर्त या प्रकाश वर्त कहलाता है इनको विभाजित करने वाला। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर होता ही है। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर? मकर रेखा पर। 21 जून कर्क, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखा इस दिशा में होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। देशांतर रेखा किस दिशा में होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। भूचाल कहा जाता है अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को। भूचाल किसको कहते हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को। भूमध्य रेखा की उत्तर व दक्षिण दिशा में जाने पर इन अक्षांश वर्तों का आकार हो जाता है कम। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। किसी स्थान की सही स्थिति जानकारी किससे होती है? डिग्री, मिनट और सेकंड से। मुंबई की अक्षांश स्थिति 18 डिग्री 55 मिनट 08 सेकंड।
अक्षांश ग्लोब का समान विभाजन किस रेखा से होता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से। ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण की मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? निम्न अक्षांश क्षेत्र। 30 डिग्री तक निम्न अक्षांश क्षेत्र 30 से 60 मध्य अक्षांश क्षेत्र, 60 से 90 उच्च अक्षांश क्षेत्र, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पेटी के नाम से जाना जाता है। 0 से 23.5 उष्णकटिबंधीय जलवायु पेटी के नाम से उत्तर व दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पेटी को 23.5 डिग्री से 23.5 तक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पेटी, 23.5 से 66 उत्तर एवं दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय 66 से 90 शीतकटिबंधीय। किस स्थान का अक्षांश निर्धारण किससे होता है? यंत्र, सूर्य, तारे और चंद्रमा की स्थिति से। जीपीएस का उपयोग होता है अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए। ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है वे क्या कहलाती है? देशांतर रेखा है। लंदन की ग्रीनविच स्थान से खींची गई उत्तर दक्षिण दिशा से किस नाम से जानी जाती है? ग्रीनविच रेखा। देशांतर रेखा कितने डिग्री तक होती है? पूर्व में 180 डिग्री, पश्चिम में 180 डिग्री। कुल देशांतर रेखा 160। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा से किस ओर जाने पर इनके मध्य का अंतर कम हो जाता है? ध्रुव की ओर जाने पर। 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी होती है 0.5 किलोमीटर। 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण और देशांतर रेखा की दूरी होती है 55.4 किलोमीटर। 80 डिग्री उत्तर व दक्षिण देशांतर के मध्य दूरी होती है 19.3 किलोमीटर। 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश पर देशांतर रेखा की मध्य दूरी होती है 0 किलोमीटर। मुंबई का देशांतरीय विस्तार कितना है? 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड। ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पार करने पर कितना मिनट वृद्धि होती है? 4 मिनट। ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर कितने समय का अंतर होता है? 1 घंटा। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360। पृथ्वी 1 घंटे में कितना 15 प्रत्येक स्थान पर देशांतर के अनुसार जो समय होता है कहलाता है स्थानीय समय। पर भारत का प्रमाणिक स्थान समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। स्थानीय समय की कठिनाई को दूर करने के लिए पृथ्वी को बांटा हुआ है 24 भागों में। 24 भागों में पृथ्वी का प्रत्येक भाग कहलाता है कटिबंध। पृथ्वी को 24 कटिबंधों में क्यों विभाजित किया जाता है? प्रत्येक समय क्षेत्र में 1 घंटे का अंतर है इसलिए। कनाडा को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 5। सारे विश्व का समान समय रखने के लिए किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा गया? ग्रीनविच रेखा को। किसको विश्व यात्रा करते समय 1 दिन की भूल हो गई थी? कैप्टन कुक को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? ताकि एक ही देश 2 समय ना हो। वर्ष में कौन सी वह 4 तिथि है जब दृष्टिमान और मतदान मान बराबर होता है? 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर और 25 दिसंबर। 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर, 15 दिसंबर। 16 अप्रैल, 15 जून, 25 दिसंबर और 1 सितंबर। ये 4 तिथि है जब दृष्टिमान और मतदान मान बराबर होता है। कब? 16 अप्रैल, 15 जून, 25 दिसंबर और 1 सितंबर। वायुदाब की पेटी एवं पवन। पृथ्वी तल और वायुदाब कौन उत्पन्न करता है? वायुमंडल। पृथ्वी तल पर वायुदाब और वायुदाब कौन उत्पन्न करता है? वायुमंडल। पृथ्वी तल पर वायुदाब कौन उत्पन्न करता है? वायुमंडल। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडलीय दाब होगा कम। ऊपर की जाएंगे वायुमंडल होगा कम। वायुदाब की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने 1651 में। अधिक ताप पाकर वायु में क्या परिवर्तन होता है? वायु फैलती है। अधिक ताप पर आकर वायु फैलती है तो इसका घनत्व में कमी आती है जिसके फलस्वरूप वायुदाब घटता है। इसके कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा सघन आती है। गुरुत्वाकर्षण। मौसम का पूर्व अनुमान कैसे लगाया जाता है? वायुदाब के विश्लेषण के आधार पर। वायुदाब मापने के लिए प्रचलित इकाई कौन सी है? मिलीबार। 1 मिलीग्राम का अर्थ है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल। वायुदाब पेटियों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तापमान और स्थल के आधार पर। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के विस्तृत है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का तापमान हमेशा उच्च किस कारण रहता है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण। भूमध्य रेखा भू घूर्णन का वेग अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक होता है अपकेंद्रीय बल।
भूमध्य की निम्न वायुदाब पेटी पर कौन से प्रकार की पवनें नहीं चलती है? धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती है। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी में पवन हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए इसे नाम जाना जाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम पेटी। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी पाई जाती है। 30 से 35 डिग्री के बीच में उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी का मौसम वर्ष भर कैसा रहता है? उच्च तापमान, उच्च वायुदाब। विश्व के सभी गर्म मरुस्थल किस वायुदाब पेटी में पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंध उच्च पेटी में गर्म मरुस्थल उच्च पेटी में पाए जाते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किस ओर मुड़ जाती है? दाएं और बाईं ओर। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब वायुदाब पेटी को किस नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश या गतिजन्य पेटी। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश या गतिजन्य पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य स्थित है? 60 डिग्री। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी किस मध्य 60 से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश के मध्य। 60 डिग्री से 65 डिग्री 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य तापमान पाया जाता है निम्न तापमान। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी पर निम्न तापमान पाए जाने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में कौन सी जल धाराएं चलती है? गर्म जल धाराएं। ध्रुवीय दाब पेटी में तापमान कैसे रहता है? निम्न तापमान। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी में निम्न तापमान रहने के कारण यह वायुदाब रहता है सदैव उच्च दाब। वायु मानचित्र पर वायुदाब को किससे दर्शाया जाता है? भूमध्य रेखाओं द्वारा। वायुदाब के लिए वर्ष के कौन से 2 महीने चुने जाते हैं? जनवरी तथा जुलाई। जनवरी माह में सूर्य दक्षिण गोलार्ध मकर रेखा और लंबवत चमकने के कारण तापमान कैसा रहता है? तापमान अधिक, वायु भार कम। इस स्थिति में वायुदाब निम्न रहता है दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष भागों में। जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा पर लंबा चमकता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान में क्या परिवर्तन होता है? अधिक तापमान, निम्न दाब, वायुदाब। गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो वायुदाब पेटी और कितना डिग्री की ओर खिसक जाती है? 5 डिग्री। सर्दियों में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो यह पेटी और स्थिति से 5 डिग्री की दिशा में ली जाती है दक्षिण दिशा में। वायुदाब पेटी की वास्तविक आदर्श स्थिति किस समय रहती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। वायुदाब पेटी और वास्तविक आदर्श स्थिति सूर्य कहाँ चमकता है तब रहती है? विषुवत रेखा पर। वायुदाब पेटियों के खिसकने के समय विषुवत रेखा 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस अक्षांश के मध्य आ जाती है? 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य आ जाती है खिसकने से। वायुदाब पेटियों खिसकने के कारण उपोष्ण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश पर आ जाती है। 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। वायुदाब पेटियों खिसकने के कारण उपध्रुवीय पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांश के स्थान पर खिसक आ जाती है। 60 से 65 डिग्री अक्षांश। इसने सबसे पहले बताया कि वायुमंडल की ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है पास्कल ने 1643 में। वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व किस कारण होता है? वायुदाब के दबाव के कारण। ऊंचाई के साथ वायुदाब घटने के कौन सा कारण है? वायु का घनत्व, तापमान, जलवाष्प की मात्रा, सौरमंडल में वायुदाब घटने की औसत दर होती है 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायु कैसी होती है? विरल। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली कहलाती है व्यापारिक पवनें। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें। इस नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें अपने दाएं और बाएं विक्षेपित हो जाती है। फेल के नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में विकसित होने के कारण क्या कहलाती है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवन को व्यापारिक पवन क्यों कहा जाता है? वह पाल युक्त जलयानों को चलाने के में सुविधा मिलने के कारण उनको व्यापारिक पवन कहा जाता है। व्यापारिक पवनें कहाँ पर नीचे उतरने के कारण शुष्क और शांत हो जाती है? उष्ण उच्च वायुदाब में पर शांत और शुष्क हो जाती है। व्यापारिक पवनें कहाँ पर आपस में टकराती है और जहाँ घनघोर बारिश होती है? विषुवत रेखा के दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें टकराती है आपस में और भारी वर्षा होती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुव निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहने वाली पवन क्या कहलाती है? पछुआ पवनें। पछुआ पवनों की दिशा किस ओर होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पछुआ पवनों की दिशा किस ओर होती है?
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पश्चिम पवनों का वेट अधिक होने के कारण 40 से 50 डिग्री अक्षांश में उन्हें कहा जाता है गृहस्थी 40सा। पश्चिम पवनों को 50 डिग्री में गृहस्थी 50सा, भयंकर 50सा, गृहस्थी 40सा, भयंकर 50सा, चीकती 60। दूरी उच्च वायुदाब से इसको कहा जाता है, पश्चिम पवनों कहा जाता है गृहस्थी 40सा, भयंकर 50सा और चीकती 60 पश्चिम पवनों कहा जाता है। दूरी उच्च वायुदाब में उपद्रवी निम्न दाब की ओर चलने वाली उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली ध्रुवीय वायुदाब में ध्रुवीय पवनें कहलाती है। ध्रुवीय पवनों की दिशा किस ओर होती है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनें क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनें क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर। इन हवाओं नॉर्वेस्टर हवाओं की दिशा में मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है कहलाती है। मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है। मौसमी पवनें, सामयिक पवनें, रेडिकल पॉइंट्स कहलाती है। सामयिक पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मानसूनी, स्थल और सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। पवन 3 प्रकार होती है, स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है मौसम से। जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है उनको कहा जाता है मानसूनी पवनें। शिव सागर से स्थल की ओर हवा चलती है। कौन सा मानसून बनता है? ग्रीष्मकालीन सागर से स्थल की ओर चले गए ग्रीष्मकालीन मानसून। जब हवाई स्थल से सागर की ओर चलती है तो शीतकालीन मानसून बनता है। इसमें मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके गतिज उत्पत्ति की संकल्पना दी फ्लॉन ने। इसके अनुसार इसके अनुसार मानसून हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकने के कारण होता है। फ्लॉन के अनुसार मानसून हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब अथवा हवाओं की पेटी के खिसकने के कारण होता है। मानसून के गति की उत्पत्ति के संकलन के कारण। मानसून की आधुनिक संकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? जेट स्ट्रीम। मानसून की आधुनिक संकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? जेट स्ट्रीम नामक तेज प्रवाह सौरमंडल में लगभग कितने ऊंचाई पर चलता है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जेट स्ट्रीम सौरमंडल में किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिन सूर्य की स्थिति उत्तरायण की ओर होती है? 21 मार्च से। भारत में जेट स्ट्रीम किस समय पूर्णतः लुप्त हो जाती है? मध्य जून तक। कौन सी हवाएं की दिशा 24 घंटों में 2 बार परिवर्तित होती है? स्थल समीर और सागर समीर। भारत में कहाँ सम जलवायु पाई जाती है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। फिर पर्वतीय ढालों की ऊंचाई ठंडी और भारी हवा नीति घाटी की ओर उतरती है तो क्या कहलाती है? पर्वत समीर। जो हुआ है किसी स्थान विशेष के तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण चलती है कहलाती है स्थानीय पवन। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं अमेरिका में क्या कहलाती है? चिनूक। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं अमेरिका में कहलाती है चिनूक। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं यूरोप में क्या कहलाती है? अमेरिका में तो कहलाती है पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं चिनूक, और यूरोप में कहलाती है फान, और अमेरिका में कहलाती है पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली चिनूक। गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवाएं जो सहारा रेगिस्तान से उत्तर में चलती है कहलाती है शिराको। भारत की स्थिति, विस्तार एवं अवस्थिति। हमारे देश का नामकरण भारत किस नाम पर हुआ? आर्यों की भारत नाम की शाखा के नाम पर। प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? आर्यभूमि। ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। रोमवासियों ने हिंदू को किस नाम से जाना? इंडस से। रोमियों ने भारत को क्या नाम दिया? इंडिया। रोम ने इंडिया, ईरानियों ने हिंदुस्तान, रोम ने इंडिया, और प्राचीन काल में आर्यभूमि। कर्क रेखा भारत के कितने भागों में विभाजित होती है? भारत के कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भारत। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी के मध्य कितनी अक्षांश दूरी है? 30 डिग्री। हिमालय से कन्याकुमारी 30 डिग्री। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कन्याकुमारी में भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर है? 1876 किलोमीटर दक्षिण है।
कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा, कन्याकुमारी है उससे भूमध्य रेखा 876 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। 876 किलोमीटर दक्षिण में भूमध्य रेखा मिलेगी कन्याकुमारी से। संसार के क्षेत्र कहा जाता है पामीर पठार को। भारत की पूर्व से पश्चिम की देशांतर दूरी कितनी है? 30 डिग्री देशांतर। दूरी कितनी है? 30 डिग्री देशांतर। 69 से 30 से ये 67 डिग्री 8 से 97 डिग्री 25। पूर्व में सूर्योदय के बाद पश्चिम में सूर्योदय कितनी देर बाद में होता है? 2 घंटे। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14, पूर्व से पश्चिम 29-33, क्षेत्रफल 32,83,283 वर्ग किलोमीटर। भारत का आकार जापान से कितना गुना? 9 गुना। भारत का आकार इंग्लैंड से 14 गुना, जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना। जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है। भारत संपूर्ण विश्व का कितना भाग है? भारत संपूर्ण विश्व का 1/46वां भाग है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सोलसेट। भारत पूरे विश्व का 1/46वां भाग है। और किस महाद्वीप पर बसा हुआ है मुंबई? सालसेट। भारत के पूर्वी तट का विस्तार कहाँ तक है? गंगा नदी के तट से कुमारी अंतरीप तक। पूर्वी तट गंगा से कुमारी अंतरीप, गंगा से नदी तट से कुमारी अंतरीप तक। उत्तरी सागर कहाँ तक फैला हुआ है? कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक। उत्तरी सागर कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक। कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक उत्तरी सागर। कोलकाता बंदरगाह शिथिल होने के कारण किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? हल्दिया। कोलकाता बंदर शिथिल हो गया इसके कारण हल्दिया। कोलकाता के कारण शिथिल होने के कारण हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया। भारत का पश्चिमी तट कहाँ तक फैला हुआ है? खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक। भारत का पश्चिमी तट कहाँ तक फैला हुआ है? बंगाल की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक। पश्चिमी तट कहाँ से फैला हुआ है? खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक। पश्चिमी तट कहाँ से फैला हुआ है? खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक। पश्चिमी तट खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरिक्ष तक। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांट सकता है। पूर्व में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है? पूर्व में बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं? 5। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल। 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। भारत की विविधता में एकता। भारत विश्व में किस दृष्टि से विशाल स्थान रखता है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। हमारे देश की एक विलक्षणता है विविधता में एकता। भारत में पाई जाने वाली विविधता को कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्राकृतिक विविधता, आर्थिक विविधता और जनसांख्यिकी विविधता। 3 प्रकार की। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। जब मानसूनी जलवायु होने के कारण अधिकांश वर्ष रहता है शुष्क। जो नदियों वर्ष काल में बहती उन्हें कहा जाता है मौसमी। कौन सी नदियाँ 12मासी नदियाँ है हिमालय से निकलती है? जो राजस्थान में स्थित कौन सी झील मीठे पानी की है? राजसमंद, जयसमंद। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील सांबर, डीडवाना, लुणकरणसर, पंचभद्र खारे पानी की झील। ग्रीष्म ऋतु में थार के मौसम का तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है। वायुदाब और तापमान का संबंध विपरीत है। भारत में वर्षा का कितना प्रतिशत ग्रीष्म ऋतु में रहता है? 90%। वर्षा ऋतु का कितना प्रतिशत ग्रीष्म ऋतु में रहता है? 90। भारत में वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में रहता है? 90%। ग्रीष्म ऋतु में 10% भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है? मानसीराम 1300 सेंटीमीटर। भारत में न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम। भारत में कुछ स्थानों पर सूखा पड़ने के कारण क्या? वर्षा की विषमता। भारत में मुख्य रूप से कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? काप मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, काप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी आदि। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? काप मिट्टी, काली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी काप मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जो कृषि कार्यों के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है? बलुई मिट्टी। कृषि कार्यों में उपयोग में नहीं ली जाती है बलुई मिट्टी। भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? नुकीले पत्ते वाले। भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में नुकीली पत्ती वाले प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत के निचले ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? निचले ढालों पर चौड़ी पत्ती वाले। ऊपरी ढालों पर नुकीली पत्ती और निचले ढालों पर चौड़ी पत्ती वाले। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र, उपाद्र, सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। भारत का कौन सा
क्षेत्र है जो वनस्पति रहित है, जिसमें कसम क्षेत्र पड़ती है। क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि होती है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को असम में क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। उत्तर पूर्वी भारत पर पर्वतीय ढालों पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? बागाती। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों पर उत्तर पूर्वी भारत पर पर्वतीय क्षेत्रों पर कृषि की जाती है बागाती कृषि। बागानी कृषि। भारत के अधिकांश किसान किस प्रकार की कृषि करते हैं? मिश्रित कृषि। भारत के अधिकांश किसान मिश्रित कृषि करते हैं। भारत के विकसित क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? व्यापारिक कृषि। उष्णकटिबंधीय कौन सी फसल है? चावल, चाय, कॉफ़ी, जूट। उष्णकटिबंधीय फसल चावल, चाय, कॉफ़ी, जूट। भारत में उष्णकटिबंधीय फसल कौन सी है? गेहूँ, कपास। उष्णकटिबंधीय चावल, चाय, कपास, जूट। चावल, चाय, कॉफ़ी, जूट। चावल, चाय, कॉफ़ी, जूट। उष्णकटिबंधीय चावल, चाय, कॉफ़ी, जूट। उष्णकटिबंधीय चावल, चाय, कॉफ़ी, जूट उष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय गेहूँ, कपास। गेहूँ, कपास, मक्का, तंबाकू। गेहूँ, कपास, मक्का, तंबाकू शीतोष्णकटिबंधीय फसल। भारत में सर्वाधिक प्रचलित संसाधन कौन से है? कुएं, तालाब, जल नलकूप और नहरें। कहाँ पर तालाब बनाकर सिंचाई करना आसान है? दक्षिण भारत के कठोर धरातल में तालाब बनाकर सिंचाई करना आसान होता है। दक्षिणी भारत के कठोर धरातल में। किस खनिज में भारत का एकाधिकार है? अभ्रक। भारत का प्राचीनतम शिलाकृति स्वरूप है दक्षिण का पठार। भारत में शीतकालीन मानसून किस दिशा में चलता है? स्थल से जल की ओर। स्थल से जल की ओर शीतकालीन और जल से स्थल की ओर ग्रीष्मकालीन। भारत भौगोलिक विविधता में सांस्कृतिक एकता। किसी देश की सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? भौगोलिक परिस्थितियों का। सभ्यता का विकास किन आवश्यकता के अनुरूप होता है? भौतिक आवश्यकता के अनुरूप। संस्कृति का अर्थ है संस्कार युक्त होना, परिष्कृत होना और परिमार्जित होना। सब सिंधु में कौन सी नदी आती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी। सिंधु और कावेरी। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी। सिंधु, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। सब सिंधु में कौन सी आती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी और सिंधु। भारत के 5 प्रमुख सरोवर कौन से हैं? मानसरोवर, कुरुक्षेत्र पंजाब, गलताजी पुष्कर राजस्थान, पंपा सरोवर दक्षिण भारत। मानसरोवर हिमालय में, कुरुक्षेत्र पंजाब, गलताजी पुष्कर राजस्थान और पंपा सरोवर दक्षिणी भारत। 5 सरोवर है। मानसरोवर तो हिमालय में, कुरुक्षेत्र है पंजाब में, गलताजी पुष्कर है राजस्थान में, गलताजी और पुष्कर राजस्थान में, पंपा सरोवर दक्षिण भारत में। ये 5 सरोवर है। अजंता एलोरा एलिफेंटा गुफा भारत में कहाँ पर है? महाराष्ट्र। अजंता एलोरा एलिफेंटा गुफा भारत में कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा भारत में कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। उदयगिरी और खंडगिरी भारत में कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से है? हिमालय 4 मठ है। ज्योतिर्मठ हिमालय, ज्योतिर्मठ हिमालय, श्रृंगेरी मठ, मैसूर, ज्योतिर्मठ हिमालय, श्रृंगेरी मठ, मैसूर, शारदा मठ द्वारिका, शारदा मठ द्वारिका का श्रृंगेरी मठ, मैसूर, ज्योतिर्मठ हिमालय, शारदा मठ द्वारिका और श्रृंगेरी मठ, मैसूर, गोवर्धन मठ, पुरी। भारत के 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। भारत की मूल चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। भारत संरचना, उच्चावच व स्थलाकृति प्रदेश। किसी स्थान के उच्चावच तथा स्थलाकृति स्वरूप को समझने के लिए किस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है? भूगर्भिक संरचना का। भारत के भूगर्भिक इतिहास को कितने काल में बांटा जा सकता है? 4। कौन सी चट्टान अत्यंत प्राचीन और रेवदार है? आद्य क्रम की सेल। आद्य क्रम की सेल किस चीज़ का भाव होता है? जीवावशेषों का। आद्य क्रम की सेल के प्रमुख कौन कौन से हैं? बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस और नीलगिरी नाइस। आद्य क्रम की सेल में प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र है? बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस और नीलगिरी नाइस। आद्य क्रम की सेल के ऊपर कौन सी सेल पाई जाती है? धारवाड़ की सेल। आद्य क्रम की सेल के ऊपर धारवाड़ की सेल। आद्य क्रम की सेल के ऊपर धारवाड़ की सेल पाई जाती है। आद्य क्रम की सेल के एक कायांतरण तथा अपर्दन से कौन सी सेलों का निर्माण हुआ है? धारवाड़ की सेल। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में कौन सी सेल पाई जाती है? धारवाड़ की सेल। छठा, नागपुर पठारी क्षेत्र में कौन सी प्रकार की सेल पाई जाती है? धारवाड़ की सेल। अरावली में धारवाड़ की सेल, छोटा नागपुर में धारवाड़ की सेल। पुराना कल्प सेल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, कुडप्पा सेल और इंडियन सेल। पुराने कल्प सेल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा जा सकता है, कुडप्पा सेल और इंडियन सेल। धारवाड़ की सेल का पर्दा रूप क्या कहलाता है? कुडप्पा सेल। धारवाड़ की सेल का पर्दा रूप कुडप्पा सेल कहलाता है।
कुडप्पा सेल में किस का जमाव मिलता है? स्लेट, कार्टजाइट और चूने का। धारवाड़ की सेल का पर्दार रूप क्या कहलाता है? कुडप्पा सेल। कुडप्पा सेल में किस का जमाव मिलता है? स्लेट, क्वार्टजाइट और चूने का। कुडप्पा सेल कहाँ पाई जाती है? कृष्णा ओवर और पनेर नदियों के बीच। कृष्णा और पनेर नदियों के बीच कुडप्पा सेल कृष्णा और पनेर नदियों के बीच पाई जाती है। बिहार के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर अरावली में चित्तौड़ तक कौन सी सेल विस्तृत है? विंध्यन सेल। बिहार के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर अरावली के चित्तौड़गढ़ तक कौन सी सेल विस्तृत है? विंध्यन सेल। रोहतास से लेकर चित्तौड़गढ़ तक विंध्यन सेल। दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, सतपुड़ा आदि स्थानों पर किस प्रकार की सेल पाई जाती है? द्रविड़ कल्प सेल। दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, सतपुड़ा। दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, सतपुड़ा आदि स्थानों पर किस प्रकार की सेल पाई जाती है? द्रविड़ कल्प सेल। किस प्रकार की सेल में कार्बनिक खनिज जैसे कि कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है? आर्यकल्प सेल में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भार समुद्र तल से 200 मीटर से कम उनका का है? 33.4%। हिमालय हमारे देश के पश्चिम से पूर्व की ओर कितना किलोमीटर में बर्फ फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। हिमालय शब्द का अर्थ होता है हिमालय शब्द का अर्थ होता है हिम का घर। समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? 5 मीटर से अधिक ऊंचा भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 5700 मीटर। हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4200 मीटर। हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 5700 मीटर। पूर्वी भाग की ऊंचाई हिमालय की 4200। हिमालय की पश्चिमी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 5700। हिमालय के पूर्वी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 4200। हिमालय की चौड़ाई किस ओर बढ़ती जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर हिमालय देखोगे तो बढ़ती जाएगी पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती है। हिमालय की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत अधिक मान्य है? भू सैन्यत्य के नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। भू सैन्यत्य किससे कहा जाता है? लंबे, संकरे, शिथिल और कमजोर तली वाले सागरीय भागों को। करोड़ों वर्ष पूर्व सभी महाद्वीपीय स्थलखंड के रूप में थे पेंजिया। पेंजिया का उत्तरी भाग लाएशिया, पेंजिया का दक्षिणी गोंडवाना लैंड। यूरेशिया किस नाम से जाना जाता है? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? टेथी सागर। भारत की जलवायु। प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान कम होता है 1 डिग्री सेल्सियस। समुद्र तट पर जलवायु रहती है नम। जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर जाते हैं वैसे वैसे तापमान परिवर्तन होता है, तापमान में शुष्कता बढ़ती जाती है। यह हिमालय पर्वत भारत की किस से रक्षा करता है? साइबेरियन ठंडी हवाओं से। राजस्थान में शुष्कता का प्रमुख कारण है अरावली श्रेणी का मानसून समांतर होना। भारत में शीत ऋतु का काल है दिसंबर से फरवरी तक। उत्तरी भारत में उच्च तापमान शीत ऋतु में रहता है 8 से 21 डिग्री सेल्सियस तक। दक्षिणी भारत में शीत ऋतु में औसतन तापमान रहता है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक। सर्दियों में स्थल पर किस प्रकार का वायुदाब होता है? उच्च वायुदाब। एशिया महाद्वीप के वायुदाब तंत्र में सर्वाधिक वायुदाब का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बेकाल झील, पेशावर, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान। कौन सी पवन से भारत में सबसे कम बारिश होती है? शीतकालीन मानसून में इस तरह से जल की ओर चलने वाली पवनों से सबसे कम वर्षा होती है। शीतकाल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में जो वर्षा होती है मावट। ग्रीष्म ऋतु में भारत में किस समय रहती है? मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधी क्या कहलाती है? लू। ग्रीष्म ऋतु में भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पर बनता है? थार के मरुस्थल में। ग्रीष्म ऋतु में आंधी से जो वर्षा होती है उसे दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? आम की बौछार। दक्षिण भारत में आम की बौछार। ग्रीष्म आंधी से जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में से दक्षिण भारत में आम की बौछार। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को उत्पादक क्षेत्र में क्या कहता है? फूलों की बौछार। वर्षा ऋतु का काल भारत में कौन सा होता है? मध्य जून से मध्य सितंबर तक। भूमध्य रेखा के दक्षिण से चलने वाली पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा भूमध्य रेखा पर पार करके भारत की ओर बढ़ती है जिससे भारत में वर्षा होती है। तो यह पूर्वी व्यापारिक पवनें कौन सा मानसून कहलाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है? 90%।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन मानसून कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? अरब सागर मानसून, बंगाल खाड़ी मानसून। अरब सागरीय मानसून की प्रथम वर्षा को क्या कहा जाता है? मानसून का फटना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण के पश्चिमी घाट को पार करने के कारण क्या होती है? जल में कमी आ जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में पश्चिमी घाट को पार करने पर क्या होता है? जल में कमी हो जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कहाँ पर जल समाप्त हो जाता है और शुष्क पवन शुष्क हो जाती है? पूर्वी ढालों पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ पर वृष्टि छाया प्रभाव रहता है? पश्चिमी घाट और दक्षिण के पठार पर। अरब सागर में पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा राजस्थान में वर्षा करती है? तीसरी शाखा। मानसून राम किन पहाड़ियों में स्थित है? खासी की पहाड़ियों में। मानसून राम में कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ियों में। मानसून राम में 13 सेंटीमीटर तक वर्षा किन मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। कोलकाता में वर्षा के दिनों की संख्या 118, चेन्नई में वर्षा के दिन 55। कोलकाता में 118, चेन्नई में वर्षा के दिन 55। मुंबई में वर्षा के दिन 75, चेन्नई में 55, वर्षा के दिन मुंबई में 75, कोलकाता में 118। कोलकाता में वर्षा के दिन 118, मुंबई में 75, चेन्नई में 55। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो भारत की जलवायु क्या होती है? उष्ण आर्द्र। यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा होती कम। यह भारत की प्राकृतिक वनस्पति। यह औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वर्षा होती है और वार्षिक तापमान 24 डिग्री से रहता है। वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार वनों की ऊंचाई होती है 30 से 40 मीटर तक। किन वृक्ष के ऊपरी भाग छतरी नुमा होते हैं? सदाबहार वनों के। और सदाबहार वनों की ऊंचाई कितनी होती है? 30 से 40 मीटर तक। उनके ऊपरी भाग छतरी नुमा होते हैं। जो वन शुष्क काल में अपने पत्ते गिरा देते हैं? पतझड़ी वन। पतझड़ी वन वर्षा रेखा पाए जाते हैं 100 से 2 सेंटीमीटर वर्षा में पतझड़ वन। 200 से अधिक सदाबहार। यह वर्षा का औसत 50 से 100 वो पर पाए जाते हैं शुष्क वन। 50-100 शुष्क। भारत में शुष्क वन मुख्यतः पाए जाते हैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। शुष्क वन की सामान्य ऊंचाई होती है 6 से 9 मीटर तक। जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वह वन पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। रामबांस किस प्रकार का वन है? मरुस्थलीय वन। रामबांस किस प्रकार का वन है? मरुस्थलीय वन। महानदी रामबांस किस प्रकार का वन है? मरुस्थलीय वन। महानदी गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के मुहाने पर किस प्रकार के महानदी गोदावरी, कृष्णा आदि के मुहाने पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन। महानदी गोदावरी, कृष्णा के मुहाने पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ताड़, नारियल, हेरेटीरिया आदि वन किस प्रकार के हैं? ज्वारीय वन। ताड़, नारियल, हेरेटीरिया ज्वारीय वन है। पश्चिमी हिमालय व पश्चिम की पहाड़ियों पर 1800 मीटर से 2800 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पश्चिमी असम की पहाड़ियों पर 1800 मीटर से 2800 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। जहाँ पर लकड़ी काटना पशुचारण वर्जित हो किस प्रकार के वन कहलाते हैं? सुरक्षित वन। भारत में सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। वन जहाँ सरकार से अनुमति लेकर वृक्ष काटे जा सकते हैं कहलाते हैं संरक्षित वन। भारत में संक्षिप्त वन का क्षेत्रफल है, सुरक्षित वन का क्षेत्रफल है 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे वन जहाँ पेड़ काटने पशुचारण के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है वह कहलाते हैं अवर्गीकृत। भारत में अवर्गीकृत वन कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। जिन वनों का नियंत्रण, देखभाल, विकास व सुरक्षा सरकार के साथ में होती है कहलाते हैं राजकीय वन। भारत का कितना प्रतिशत वन राजकीय क्षेत्र में? 95%। वहाँ पर जहाँ पर वनों की देखभाल और सुरक्षा का दायित्व स्थानीय नगर निगम जिला परिषद की होती है कहलाते हैं सामुदायिक वन। सामुदायिक वन में भारत में कितने प्रतिशत बनाते हैं? 3%। ऐसे वन जो व्यक्तिगत सुरक्षा वाले होते हैं कहलाते हैं व्यक्तिगत वन। 2%। भारत के कितने क्षेत्रफल पर वन भूमि है? 79.42 मिलियन हेक्टेयर पर वन भूमि है। भारत में कितना प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र है? 24.16%। भारत वर्ष 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है? 33%। पर वन होना अनिवार्य 33%। वन नीति 1952 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र पर कितना प्रतिशत वन होना आवश्यक है? 60% और मैदानों पर 20।
भारत की मृदा रचना विधि के अनुसार मिट्टी को कितने प्रकार है? स्थानीय और विस्थापित। ऋतु क्रिया के प्रभाव में विखंडित चट्टानें जब अपने मूल स्थान से छोड़ा हटती है या नहीं हटती है तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी कहलाती है स्थानीय मृदा। जहाँ लावा के विघटन से मिट्टी का निर्माण होता है वह मिट्टी होती है काली और उपचार। जहाँ लावा के विघटन से मिट्टी का निर्माण होता है वह होती है काली और उपचार। नदी हिमनद पवन आदि के प्रभाव में विघटन चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है तो कहलाती है विस्थापित मिट्टी। भारत के विशाल मैदान तटीय मैदान किस मिट्टी से बने? विशाल मैदान तटीय मैदान काप मिट्टी से बने हैं। काप मिट्टी भारत के कितने वर्ग क्षेत्र में? 8 लाख वर्ग किलोमीटर। काप मिट्टी को कितने भागों में विभाजित? 3 भागों में। नदियों में बाढ़ के क्षेत्र में नीचे भाग में जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता कौन सी मिट्टी? पुरातन काप मिट्टी पाई जाती है। जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है पुरातन काप मिट्टी। काप मिट्टी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बांगड़। पुरानी काप मिट्टी के क्षेत्र को बांगड़। जहाँ तक नदियों की बाढ़ का पानी पहुँच जाता है वह किस प्रकार की मिट्टी होती है? नूतन काप मिट्टी खादर। नूतन काप मिट्टी खादर, पुरातन काप मिट्टी जलोढ़ मिट्टी बांगड़। न्यूनतम काप मिट्टी कहाँ मिलती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में। दक्षिणी भारत के लावा प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी भारत में काली या लेटर लावा मिट्टी, काली या लावा मिट्टी लावा प्रदेश में। दक्षिण भारत में काली या लावा मिट्टी। काली मिट्टी का भारत के कितने क्षेत्र में विस्तार है? 5 लाख। और काप मिट्टी 8 लाख। कौन सी मिट्टी आर्द्रता बनाए रखने की सर्वाधिक क्षमता होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी किस खेती के लिए? कपास। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से? रेगूर। वह मिट्टी जो आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता कम है छिद्रदार होती है कहलाती है लाल मिट्टी। आर्द्रता कम छिद्रदार होती है लाल मिट्टी। वह मिट्टी जो लाल रंग की होती है जिसमें कंकड़ की प्रधानता होती है पुराने चट्टानों के विघटन से बनी होती है लेटराइट। लेटराइट मृदा किसकी अधिकता होती है? लोहा और एल्यूमीनियम की। लेटराइट मृदा किसकी कमी होती है? फास्फोरस, हाइड्रोजन, पोटास और जीवांश की कमी होती है लेटराइट में। चाय की फसल की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा होती है लेटराइट। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जीवांश की कमी होती है। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी किसकी अधिकता होती है? क्षारीय तत्व की। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? क्षारीय तत्व की। बलुई मिट्टी किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। और अधिकता क्षारीय तत्व की। बलुई मिट्टी में कौन सी मिट्टी में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो सबसे उपजाऊ मिट्टी बन जाती है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो सबसे उपजाऊ मिट्टी बन जाती है बलुई मिट्टी। किस मिट्टी को अरिपक्व मिट्टी कहा जाता है? पर्वतीय मिट्टी को। अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है पर्वतीय मिट्टी को।